Hello friends, welcome back to our channel. I am Prachi Maurya. In today's lecture, we are going to finish the topic of sources of Muslim law. In our last lecture, हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था प्राइमरी सोर्सेज को। प्राइमरी सोर्सेज में हमने आपको बता रखा है सेपरेट लेक्चर्स में कुरान, सुन्नत और हदीस के बीच में डिफरेंस और इज्मा और कियास के बीच में डिफरेंस। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज को और उसका लास्ट टॉपिक है एक सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सिया। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे भी आज खत्म करते हुए चलेंगे इसी के साथ। तो सेकेंडरी सोर्स पे हम आते हैं और देखते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ कौन कौन से हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में पहला जो सोर्स है दैट इज कस्टम या उर्फ भी कहते हैं उसे। देखिए ये वर्ड्स हो सकता है कहीं कहीं अलग अलग लिखे हों, जैसे कि जो अकील अहमद की बुक को हम प्रेफर करके ये लेक्चर्स बना रहे हैं, तो उसी बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं मे बी एक्चुअली ये कोडिफाइड नहीं है, इसलिए काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि कहीं कुछ लिखा होता है कोई कुछ बोलता है। बट हम यहाँ स्टक करेंगे, एक बुक को लेंगे और उसी बुक से हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रेफर कर रहे हैं अकील अहमद को। तो पहला जो सोर्स है सेकेंडरी सोर्स में दैट इज कस्टम और उर्फ। कस्टम वॉज नेवर फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। कस्टम्स को कभी भी एज अ मेन सोर्स, प्राइमरी सोर्स कभी नहीं रखा गया। हाँ, कभी कभी इसको एज अ सप्लीमेंट फॉर्म में लॉ में यूज कर लिया जाता है, सप्लीमेंट्री फॉर्म में यूज किया जाता है, कभी भी फॉर्मल तरीके से इसे नहीं माना गया लॉ। द मुस्लिम लॉ इंक्लूड मेनी रूल्स ऑफ प्री इस्लामिक कस्टमरी लॉ। ऑब्वियसली है बात कि अगर ये जो इस्लामिक पीरियड था, इस्लामिक पीरियड में जैसे उनका उससे पहले इस्लामिक पीरियड से पहले जो प्री इस्लामिक पीरियड था, जब इस्लाम आया उसके पहले का जो पीरियड था उस समय रहन सहन, खान पान, बात करने का तरीका, लहजा, वो कहीं ना कहीं उसका असर चाहते हुए ना चाहते हुए भी इस्लाम पे काफी पड़ा। तो वो कस्टम्स अभी भी जो इस्लाम में है वो इंक्लूडेड हैं, विच हैव बीन embodied in it by expressly और impliedly recognition। कहीं ना कहीं वो तो है ही, embodied है उसके अंदर, क्योंकि वो वहीं से ओरिजिन किया है, ओरिजिनेट हुआ है। Those custom and uses of people of Arabia which were not expressly repealed during the lifetime of Prophet are held to have been sanctioned by the lawgiver by his silence। देखिए हमने अभी आपको जैसे बताया कि इस्लाम का जो ओरिजिन है वो अरेबिया से हुआ है, अरब से हुआ है, तो वहां पर जो लोगों का कस्टम्स था वो कहीं ना कहीं इस्लाम के कस्टम्स में, इस्लाम के कल्चर में आपको जरूर देखने को मिल ही जाएगा। शब्द जैसे बोलने का तरीका, लैंग्वेज अरब का ही है, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, रहन सहन कहाँ का है, अरब का ही है। तो वो सोर्सेस, वो यूजेस, वो कस्टम्स जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा रिपील नहीं किया गया एक्सप्रेसली, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने जब तक उस चीज को मना नहीं कर दिया कि इसे फॉलो नहीं करना है, तब तक उसे ये माना जा रहा है कि हाँ उन्होंने उसे सहमति दी, रजामंदी दी, जिसपे वो चुप है, जिसपे वो चुप रहे हैं। यहाँ पे यही बात कह रहा है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद किसी बात को एक्सप्रेसली मना नहीं किए, रिपील नहीं किए, तो जितने भी लॉ गिवर्स थे उनके साइलेंस को उसे हाँ के तरीके से लिया है उन लोगों ने, कि अगर वो चाह रहे हैं, अगर वो कुछ उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि वो चीज हो। साइलेंस को यहाँ पे हाँ की तरह से लिया गया है प्रॉफिट मोहम्मद के। Custom doesn't command any spiritual authority like ISMA, but a transaction sanctioned by custom is legally operative even if it be in violation of rule of law derived from analogy। देखिए कस्टम जो है वो ज्यादातर स्पिरिचुअल अथॉरिटी को कमांड नहीं कर रहा है जैसे इज्मा कर रहा था, पर कहीं ना कहीं कस्टम जो है वो जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं थ्रू कस्टम्स वो अभी भी ऑपरेटिव है, ऑपरेशन में है, मतलब चल रहा है, कहीं ना कहीं दिख जाएगा ही आपको कस्टम्स। रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कस्टम आर एज फॉलोज। अब वैलिड कस्टम क्या है, वैलिड कस्टम किसे माना जाएगा, इन्हीं चीजों को केवल वैलिड कस्टम माना जाएगा।
General prevalence in the country is necessary. The practice of a limited number of individual can't be recognized as custom. अब जैसे कि हम ये कहें, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतनी बड़ी सोसाइटी में कुछ लोग ही हैं गिने चुने, एक दो तीन चार, ये जो चार पांच लोग हैं वो ही फॉलो कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर कस्टम, बाकी सब एक तरीके का चीज फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हम इन चार लोगों के लिए अलग से लॉ बनाएंगे, इनके कस्टम को लॉ बना देंगे? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई अगर लिमिटेड पर्सन किसी भी तरह का कस्टम फॉलो कर रहा है, बहुत कम लोग हैं, तो उसे हम लॉ के तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक कि वो मेजॉरिटी में ना हो। फिर वो कस्टम्स माना जाएगा जो कि टेरिटोरियल हो, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में फॉलो किए जा रहे हो। अब नया नया कोई कस्टम निकल के आया तो क्या हम उसे फॉलो कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कस्टम्स वो होते हैं जो कि एंशियंट हो, पुराने हो और इनवेरिएबल हो। एंशियंट पुराने कस्टम्स को ही कस्टम मानेंगे भाई, नए नए कस्टम्स को हम कस्टम नहीं मानेंगे। इट शुडंट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ऐसा कस्टम नहीं होना चाहिए जो कि पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रहा हो। कस्टम वो होना चाहिए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा हो। Shariat Act 1937 aimed at restoring the law of Islam to all Muslim community residing in India and abolishing custom contrary to the Shariat. जो शरीयत एक्ट आया इसका बहुत बड़ा रोल रहा इंडिया में। शरीयत एक्ट 1937 जब आया है, उस समय उसके पहले तक काफी कस्टम्स को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता था कि ये कस्टम्स फॉलो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये शरीयत के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये कुरान के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये कस्टम फॉलो अगर होने लगा तो फिर बाद में ये पब्लिक पॉलिसी को हार्म कर सकता है, इसलिए शरीयत एक्ट को लाया गया। जब शरीयत एक्ट आया तो काफी सारे कस्टम को अबॉलिश कर दिया गया जो कि शरीयत के अगेंस्ट जा रहा था। ऐसा नहीं है कि सारे कस्टम्स को अबॉलिश कर दिया गया, हाँ, उन कस्टम्स को अबॉलिश किया गया जो कि शरीयत के अगेंस्ट में जा रहा था। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी मुस्लिम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अ स्कूल टू विच ही और सी बिलोंग्स। तो जो ये कस्टम का जो सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स में जो कस्टम सोर्स है, वो अगर अप्लीकेबल है तो वो सारे मुस्लिम्स पर अप्लीकेबल होता है, वहां पे स्कूल्स का मैटर नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल ये स्कूल वाले ही इसको मानेंगे, बाकी दूसरे स्कूल्स वाले से नहीं मानेंगे। कस्टम्स सभी मुस्लिम्स पर इररेस्पेक्टिव ऑफ स्कूल बिलोंग जो करते हैं वो सब पर अप्लाई होता है। इसका सेकेंड जो सोर्स है दैट इज जुडिशियल डिसीजन। फर्स्ट सोर्स ऑफ सेकेंडरी सोर्स का वो है कस्टम, सेकेंड सोर्स इज जुडिशियल डिसीजन। सेकेंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज जुडिशियल डिसीजन, मतलब ये कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आती हैं जहां पे जुडिशरी को डिसीजन देना पड़ता है। जुडिशरी या तो उसे रोकती है या तो उसे अप्लाई करती है, उसे अप्लीकेबल बनाती है। दीज इंक्लूड द डिसीजन ऑफ प्रिवी काउंसिल, अब वो चाहे प्रिवी काउंसिल के द्वारा दिया गया डिसीजन हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन हो, या फिर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन हो। इन डिसाइडिंग पर्टिकुलर केसेस द जजेस इनंसिएट what that law is। और जो जजेस के द्वारा लॉ दिया जाएगा वो आने वाले फ्यूचर केसेस पे अप्लीकेबल होगा। उनके द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो एज अ लॉ बन जाएगा, उसे एज अ लॉ ट्रीट किया जाएगा और फ्यूचर केसेस पे उसे अप्लाई किया जाएगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, judicial decision only declare the law as it is and are not a source of it, but they undoubtedly supplement and modify the law। देखिए यहाँ पर जो जुडिशियल डिसीजंस है वो ये नहीं कहते हैं कि लॉ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, या यहाँ से ये निकल के आया, बट हाँ वो ना चाहते हुए भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं ऐसी जो कि पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चला जाता है, तो वहां पे उन्हें जजेस को सप्लीमेंट करते हैं, वहां पे लॉ को सप्लीमेंट करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये ऐसी नहीं, ऐसी इस तरीके से होना चाहिए, कोई चीज इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन ऑपरेट होने चाहिए इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की। मुस्लिम लॉ इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। While applying and interpreting law in a particular case, the judge expressly or impliedly declare as to what law would apply in a particular circumstances।
ऑब्वियसली सी बात है कि जज जब भी कोई भी लॉ को इंटरप्रेट करेगा या अप्लाई करेगा, तो वो ज़रूर इस बात को ध्यान देते हुए करेगा कि इस पर्टिकुलर केस में पहले कैसा हुआ करता था और अभी कैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं ये बात आपको भी पता है कि समाज धीरे-धीरे बदल रहा है। पहले की परिस्थितियाँ कुछ और हुआ करती थी, अब की परिस्थितियाँ कुछ और है। इवेन जब कुरान आया, तो कुरान के समय में जो भी कंडीशन थे वो अलग थे, सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग थे। इसलिए तो किसकी ज़रूरत पड़ी? हदीस की ज़रूरत पड़ी। इसलिए हदीस को एक्जिस्टेंस में लाया गया। नहीं तो कुरान अगर खुद में इनफ हो जाता तो फिर हदीस की क्या ही ज़रूरत थी? कुरान इसलिए इनफ नहीं हो पाया क्योंकि इन फ्यूचर जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा वैसे-वैसे नई-नई चीज़ों का डेवलपमेंट होता जाएगा, नई-नई चीज़ें एक्जिस्टेंस में आती जाएँगी, तो उन्हें डील करने के लिए हदीस को एक्जिस्टेंस में लाया गया। फिर हदीस भी इनफ नहीं हुआ, इनफ नहीं पड़ा, तो फिर इसके बाद लाया गया इज़्मा को लाया गया। ऐसा समय आया जब इज़्मा भी कम पड़ने लगा। जब इज़्मा भी कम पड़ने लगा क्योंकि इज़्मा जो है वो फ़ॉलो किया जाएगा कंपेनियंस के द्वारा, पीपल के द्वारा, ज्यूरिस्ट के द्वारा। इज़्मा भी कम पड़ गया। तो जब इज़्मा कम पड़ गया तो यहाँ पे फॉर्म में आया कियास। अब जब ये चारों ही कभी न कभी आ कर के कम पड़ जा रहे हैं कहीं न कहीं, इसलिए तो कस्टम आ रहे हैं फॉर्म में अपने, इसीलिए तो जुडिशियल डिसीज़न आ रहा है। लेकिन हाँ, ये जो भी कस्टम या जुडिशियल डिसीजन है वो कभी भी कॉन्ट्ररी नहीं होंगे कुरान या हदीस, इज़्मा, कियास के। ये हमेशा सप्लीमेंट ही करेंगे, इन्हें मॉडिफाई करेंगे, इन्हें सही करेंगे, ना कि इन्हें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट कभी नहीं करेंगे, जो भी कस्टम या जुडिशियल डिसीजंस हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कस्टम अगर इस तरीके का है कि वो किसी चीज को कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो उस कस्टम को हटा दिया जाएगा, लेकिन कुरान को कंट्राडिक्ट करने नहीं दिया जाएगा, हदीस को कंट्राडिक्ट करने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से हम आपको बताए थे पिछले क्लास में इज़्मा और कियास के कंडीशन में कि इज़्मा और कियास भी कभी कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे हदीस और कुरान को। उसी तरह कस्टम एंड जुडिशियल डिसीजन, हाँ, जुडिशियल डिसीजन तब फॉर्म में आता है जब कहीं ना कहीं किसी का पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई चीज जाती है। जब कोई चीज पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाएगी तो ही जुडिशियल डिसीजन फॉर्म में आएगा। अदरवाइज जुडिशियल डिसीजन का ऐसा कोई वो नहीं कि जुडिशियल डिसीजन से कोई नया लॉ बनाया जा रहा है। नया लॉ नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी डिसीजन आएगा उसे फ्यूचर केसेस में अप्लाई जरूर किया जाएगा। The decision become an authority for subsequent cases arising in subordinate court. और फिर जो भी जुडिशियल डिसीजन आया वो सभी अथॉरिटी के द्वारा, सभी कोर्ट्स के द्वारा फॉलो किया जाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब हाईएस्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, तो वो सारे जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा इंडिया के सारे कोर्ट्स पर। ये डिसीजन जो भी सुप्रीम के द्वारा, कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा वो सारे कोर्ट्स पर अप्लाई होगा, जो भी इंडिया में कोर्ट्स होंगे। उसी तरह इसके नीचे हाई आता है हमारा हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन जो भी होगा वो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर अप्लाई होगा, सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और इन्होंने कोई डिसीजन दे दिया सबऑर्डिनेट कोर्ट ने और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दे हाई कोर्ट के डिसीजन को। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो क्या हाई कोर्ट ऐसा डिसीजन दे सकती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कंट्राडिक्ट कर दे? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कभी भी हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट उसे कंट्राडिक्ट नहीं कर सकती, वो बाइंडिंग होता है इन सबों के ऊपर। द मुस्लिम लॉ हैज बीन सप्लीमेंटेड ऑन मेनी पॉइंट्स बाय जुडिशियल डिसीजन। अब देखिए यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं कि किस तरीके से ये सप्लीमेंट कर रहा है। केस था एक हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी का, बेस्ट एग्जांपल है इसका, ध्यान दीजिएगा। अब प्योर मुस्लिम लॉ, इवन प्योर मुस्लिम लॉ की बात यहाँ क्या कर रहा है, यानी कि यहाँ बात कर रहा है कुरान का। कुरान में ये साफ साफ लिखा है कि अगर किसी को पैसा दिया जा रहा है, लोन का पैसा दिया जा रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। नो इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट लेना मना है, टोटली मना है कुरान में। बट इन दिस केस प्रिवी काउंसिल अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ अनपेड डावर।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप इंटरेस्ट ले लीजिए अगर आप लेना ही चाह रहे हैं तो। हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है इस्लामिक डूज एंड डोंट्स के बारे में। एक लेक्चर है हमारा डूज एंड डोंट्स का, उसे जिसने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। डूज एंड डोंट्स के लेक्चर में हमने देख रखा था जो कि फर्ज, मुस्ताहब, मुबाह, मकरू और हराम का कॉन्सेप्ट जान रखे थे हम लोगों ने। फर्ज वो जो कि कंपलसरी होता है, करना ही होता है। मुस्ताहब जिसे इनकरेज किया गया है कि मतलब करना चाहिए ये काम। मुबाह अलाउ किया गया है, मतलब उस पे इस्लाम न्यूट्रल है। मकरूह जिसे डिस्करेज किया गया है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। बाकी लास्ट वन था हराम। तो हराम के केस में हम लोगों ने देखा था कि हराम है इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट पर कोई भी काम करना हराम है। तो यहाँ पे कुरान में ये बातें लिखी हैं, शरीयत में ये बातें लिखी गई हैं कि हराम है इंटरेस्ट पर कोई भी चीज लेना या देना। तो यहाँ पे प्योर मुस्लिम लॉ, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन लोन, बट इसमें प्रीवी काउंसिल ने अलाउ कर दिया। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये जुडिशरी सप्लीमेंट करती है मुस्लिम लॉ में, जोड़ रही है चीजों को। ये बेस्ट एग्जांपल है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कस्टम हेल्प कर रहा है एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। जुडिशियल डिसीजन जुडिशरी किस तरह से हेल्प कर रही है मुस्लिम लॉ को एक तरीके से धीरे धीरे कोडिफाई करने का भी अब समय आ रहा है भाई। तो अब आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में हम देखेंगे इन इंडिया मुस्लिम आर आल्सो गवर्न्ड बाय वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड आइदर बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत सारे लॉज बन चुके हैं अभी तक, काफी, मतलब अगर हम ये कहें तो केवल मुस्लिम लॉ में 20% ही कोडिफाइड है और बाकी कोडिफिकेशन नहीं हुआ है मुस्लिम लॉ का। लेकिन जो भी कोडिफाई हुआ है, जिस भी हद तक कोडिफिकेशन हुआ है, मुस्लिम लॉ कोडिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही गवर्न किया जा रहा है। द फॉलोइंग आर द इंस्टांसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए एग्जाम्पल है उसका, किसे किसे लेजिस्लेशन में एज अ एक्ट कोडिफिकेशन मिल चुका है। जैसे मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913, गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, ये एक्ट है, यहाँ एक्ट क्यों लिखा हुआ है, एक्ट 1929। ऐसे करते हुए बहुत सारे एक्ट्स आ चुके हैं जो कि मुस्लिम लॉ जिससे गवर्न होता है। इसमें लगभग लगभग ये सारे ही एक्ट्स हैं, 2-3 एक्ट्स और होंगे इसमें अटैच्ड, तो वो भी हम आपको फर्दर क्लासेस में बताते हुए चलेंगे आगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस इज द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। लास्ट सोर्स है। Under Muslim law, principle of justice, equity and good conscience can also be regarded as one of the source. इसे भी एक सोर्स माना जाता है। अबू हनीफा जो है वो फाउंडर है एक सुन्नी सेक्ट के, मतलब सुन्नी स्कूल के एक फाउंडर है वो। हनफी स्कूल, अभी हम फर्दर क्लासेस में उसे पढ़ेंगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग उसे कवर करने वाले हैं, हनफी स्कूल को। तो हनफी स्कूल में मुस्लिम सेक्ट जो सुन्नी सेक्ट है उसके फाउंडर हैं अबू हनीफा, बहुत बड़े ज्यूरिस्ट रहे हैं। इन्होंने जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल को काफी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने ये बताया कि ये जो प्रिंसिपल है वो टोटली बेस्ड है एनालॉजी पर, could be set aside at the option of judge on liberal construction or juristic preference to meet the requirement of particular case। इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जजेस जो होते हैं वो फॉलो करेंगे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का कॉन्सेप्ट। जैसे दिस प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ आर आल्सो नोन एज इस्तिहसन। इस्तिहसन का प्रिंसिपल हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है लास्ट लेक्चर में। इस्तिहसन, इस्तिदलाल, इस्तिसलाह, ये सब हमने आपको बता रखा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है
जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस ये बेस्ड है इस्ती हसन के कॉन्सेप्ट पर। इस्ती हसन का मतलब ये होता है कि जुडिशियल प्रेफरेंस, एक प्रेफरेंस के ऊपर दूसरे प्रेफरेंस को लाना, एक जुडिशियल डिसीजन के ऊपर दूसरे जुडिशियल डिसीजन को प्रेफर करना ही इस्ती हसन है, जो कि अबू हनीफा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बेसिस पर भी लॉ आ सकता है। तो हमने आज के लेक्चर में कवर किया है सेकेंडरी सोर्सेस को। सेकेंडरी सोर्सेस को कवर करने से पहले हमने ऑलरेडी प्राइमरी सोर्सेस को भी कवर कर रखा है। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हुए चलते हैं कि हमने क्या क्या कर रखा है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में। प्राइमरी सोर्सेज को हम लोगों ने कवर किया, कुरान को हमने कवर कर रखा है, सुन्नत, हदीस, इज्मा, कियास, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में हम आते हैं तो कस्टम्स खत्म हुआ, जुडिशियल डिसीजन खत्म हुआ, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस भी खत्म हो चुका है। अब बचता है लास्ट सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सिया। सिया के अकॉर्डिंग जो सोर्स ऑफ लॉ है उसे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसे भी आज के लेक्चर में हम कवर कर लेते हैं। जो सिया सेक्ट है वो बहुत सारे सोर्सेज को नहीं मानती है। यहाँ बात ध्यान रखिएगा, ये सारे जो भी सोर्सेज है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, ये अप्लाई होते हैं सुन्नी सेक्ट पर। सुन्नी सेक्ट पर ये अप्लाई होता है, सियास पर ये अप्लाई नहीं होता है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। ये क्वेश्चन आ जाता है, काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को। सियास पर कौन कौन से सोर्सेज अप्लाई होते हैं, तो उन पर केवल और केवल सिया पर होगा अप्लाई कुरान, हदीस और इज्मा, वो भी इज्मा बाय कंपेनियंस ओनली, केवल कंपेनियन का ही इज्मा अप्लाई होता है। तो कुरान, हदीस और इज्मा बाय कंपेनियन ही अप्लाई होता है सियास पर। बाकी सुन्नी पर ये जो प्राइमरी सोर्सेज है, सेकेंडरी सोर्सेज हैं, कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन वगैरह, ये अप्लाई होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक हमारा टॉपिक अगर समझ में आ चुका है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अभी हमने आपको जिस पीडीएफ से पढ़ाया है, अगर आप उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल, मैसेज या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मांग सकते हैं कि आपको ये पीडीएफ चाहिए, या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं केवल 21 रुपीज में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग माई लेक्चर।